हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो नेशनल विजन इंडिया है उसका लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस, सामूहिक अपनेपन की भावना। अब ये होता क्या है, सामूहिक मतलब लोग हैं वो एक ग्रुप के रूप में समझने लग जाएं अपने आप को। ठीक है, यदि कंट्री के अंदर इंडिया है वहाँ इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कास्ट के हिसाब से, अब सारे लोग एक अपने देश को मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना है वो उनके अंदर आने लग जाए, उसी ये बोलते हैं सामूहिक अपनेपन की भावना, द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस। ठीक है, अपने अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको छोड़कर एक देश के लिए सोचने लगे, वो है द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस। और चैप्टर का नाम ही है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब एक तरफ तो आंदोलन है, महात्मा गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में चल रहे थे, उनकी लीडरशिप में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दूसरी तरफ जो मूवमेंट है वो एक कल्चर के रूप में, एक पेंटिंग के रूप में, एक फोक टेक और फोकलोर्स, लोक कथाएं और लोक गाथाएं, उनके रूप में भी लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा था। अब इसकी शुरुआत हम देखते हैं। सबसे पहले जो आनंद मठ नॉवेल्स है, उपन्यास, उसमें वंदे मातरम जो आज हमारा नेशनल क्या सॉन्ग है, वंदे मातरम, ये सबसे पहले बार 80-70 में जो इन्होंने ये नोवेल लिखा था आनंद मठ, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है, किसने लिखा? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने आनंद मठ एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ 80-70 में, और इसमें पहली बार उन्होंने वंदे मातरम में वो गीत लिखा। उसके बाद ये बंग विभाजन आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन में, उसमें गाया गया, और धीरे धीरे ये नेशनल मूवमेंट चलते थे, जहाँ जहाँ लोग हैं वो लोग अपने आप को देशभक्ति से जोड़ने के लिए इस वंदे मातरम को गाते थे। आज़ादी के बाद इसको नेशनल सॉन्ग है वो डिक्लेयर कर दिया। तो आनंद मठ ने ये वंदे मातरम के अंदर क्या है कि पूरे देश है उसका गुणगान करते हैं वो। ठीक है, कि हमारा देश इतना महान है, उसका कल्चर क्या है, कैसे हम एक हैं। तो उस वंदे मातरम के रूप में लोग इकट्ठे होते थे उस गीत को गाकर। जैसे धार्मिक रूप से कोई भजन गाते हैं तो मंदिर में इकट्ठे होते धार्मिक लोग, सेम ऐसे ही क्योंकि देश के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे थे इन गानों को गा के, तिरंगा झंडा लेके, ठीक है, लाठियां खा रहे थे। महात्मा गांधी के आंदोलन में लोग इकट्ठे हो रहे थे, ये सामूहिक अपनेपन की भावना। तो सबसे पहले काम किन्होंने किया, ये इनडायरेक्टली बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात है। आनंद मठ में उन्होंने वंदे मातरम पहली बार लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरा काम किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर या टैगोर, इन्होंने इंडिया का सबसे पहली बार भारत माता का चित्र बनाया, भारत माता का फिगर बनाया, चित्र बनाया। अब भारत माता को 8 हाथों के रूप में दिखाया, एक हाथ में किताब है, एक हाथ में क्या है, शस्त्र हैं, ठीक है, युद्ध करने के लिए, एक हाथ में धान की बाली है, चावल की बाली है, लोगों भूखमरी बहुत ज़्यादा थी उस समय, इसलिए तो इस तरह से उनको जो भारत माता हैं देवी के रूप में दिखाया उनको, क्योंकि देश को एक कंट्री के रूप में दिखाना, देश को एक गॉडेस के रूप में दिखाया। और ये हमने कॉन्सेप्ट लिया था यूरोप के नेशनलिज्म से। यूरोप में स्टार्टिंग हुई थी जर्मनी और इटली में, उन्होंने फ्रांस में उन्होंने अपने अपने जो कंट्री है उसको एक गॉडेस बना दिया, देवी बना दिया। सेम ऐसा ही इंडिया में सबसे पहले काम किया ये अवनींद्रनाथ ठाकुर टैगोर ने, भारत माता का पहली बार चित्र बनाया। और उसमें उन्होंने कपड़े कैसे पहनाए? कपड़े भगवा कपड़े पहने हुए, ठीक है, भगवा कपड़े पहने हुए, भगवा होते हैं रेड सेफ्रॉन कलर, वो पहने हुए सन्यासिन के रूप में, ठीक है, सन्यासिन के रूप में, द फॉर्म ऑफ एसेटिक। भारत माता को एक सन्यासिन दिखाया इन्होंने। सन्यासिन बोलते हैं साधु महात्मा जो भगवा पहन चुके हैं, गेरुआ कपड़े, और घर गृहस्थी छोड़ चुके हैं, त्याग का प्रतीक।
द सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। ऐसे लोग हैं, वो भारत का एक कल्चर का एक रिप्रेजेंटेशन कर रही थी भारत माता। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। हर जगह जहाँ देशभक्ति के लोग इकट्ठे होते थे, भारत माता का चित्र बनता था। स्कूल है, वहाँ भारत माता की मूर्ति है, वो लगाई गई, जो भारत की देसी पाठशालाएँ थी अंग्रेज स्कूलों के अलावा। ठीक है, भारत माता के चित्र घरों में लोग लगाने लगे। अब भारत माता क्या है, हिंदू धर्म के अंदर कोई गॉडेस नहीं है। जैसे देवी लक्ष्मी हो गई, पार्वती माता हो गई, ठीक, सरस्वती माता हो गई, ऐसी नहीं है। ये केवल क्या है, कंट्री को एक गॉडेस के रूप में दिखा दिया, एक देवी के रूप में दिखाने का काम किया गया, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सारे धर्म के लोग उनको मान सकें। उनमें हिंदू तो थे ही, मुस्लिम है, वो भी जो महात्मा गांधी के आंदोलन का साथ दे रहे थे, वो भी भारत माता को यूज करते थे देशभक्ति के लिए। ठीक, दो तरीके से इस तरह से काम किया। तीसरा, लोगों को इकट्ठा करने का काम है, वो किया फोल्कलोर्स एंड फोल्क टेल्स, लोक कथाएं और लोक गाथाएं। ये क्या होती है, इनको बताएं। लोक गाथाएं एवं लोक कथाएं। अब इसमें क्या होने लगा, लोक गाथाएं और लोक कथाओं के अंदर इनको गांव-गांव जाकर भाट और चारण जाति के लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं वार्ड्स। ठीक है, भाट और चारण ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। भाट, नट, चारण, ये गांव-गांव में जाके और कहानी सुनाते थे। कहानी किस, इसका टॉपिक क्या होता था, देशभक्ति का। ठीक है, महात्मा गांधी का आंदोलन, प्राचीन भारत के वीर योद्धाओं के बारे में, अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाना है, किस तरह से अंग्रेज नुकसान कर रहे हैं हमें, किस तरह से उन्होंने 1857 क्रांति में हमें हराया, एक एक राज्य को कैसे हड़पा, बंगाल को कैसे हड़पा, पंजाब को कैसे हड़पा उन्होंने अपने अंडर में लिया, मराठे कैसे हराए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये देशभक्ति के जो गीत हैं वो गाने का काम कर रहे थे वार्ड्स, भाट और चारण लोग। गांव-गांव में जाके, शहरों में किसी चौराहे पर बैठ गए, क्योंकि उस समय ये मीडिया तो थी नहीं, सोशल मीडिया हो गई, ठीक है, टीवी भी नहीं थे, रेडियो हैं वो लिमिटेड लोगों के पास थे। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात कैसे पहुँचा, कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, ये काम इन लोगों ने किया था। तो ये तीन चीज़ हो गई। ये तीनों चीज़ों ने क्या किया, भारत के लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया, लोक गाथाएं, लोक कथाओं के द्वारा। देन इसके अलावा साउथ इंडिया में भी एक नटेशा शास्त्री, इन नटेशा शास्त्री इन्होंने क्या किया, इन्होंने साउथ इंडिया की जो लोकल लोक कथाएं, फोल्क टेल्स हैं, उनको लिखा, एक बुक ही लिख दी, द फोल्क टेल्स ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत की लोक कथाएं। अब दक्षिण भारत की लोक कथाएं, उनके जो चोल साम्राज्य, चोल राजा हुए, ठीक है, राजेंद्र चोल, विजयालय, ऐसे ऐसे राजा हुए, पल्लव राजा हुए तमिलनाडु में, उन राजाओं की वीर गाथाओं को और लोकल जो स्टोरी है उनको जोड़ करके इन्होंने, नटेशा शास्त्री हैं, इन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम था द फोल्क टेल्स ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया की दक्षिण भारत की लोक कथाएं। लोक कथाओं में वहाँ के लोक जीवन को, और अंग्रेज, क्योंकि उस समय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिला के बोलते थे मद्रास, ठीक है, आज मद्रास का नाम हो गया चेन्नई। तो मद्रास स्टेट के अंदर दो राज्य आते थे आज के प्रेजेंट टाइम के, बाद में अलग अलग हो गए वो। तो नटेशा शास्त्री ने वहाँ के लोक जीवन पे ऊपर ये अपनी पूरी कविताएं लिख दी, और लोग इनको सुन के, अखबार में पब्लिश होती थी, ये खुद जाके सुनाते थे लोगों को, और अंग्रेजों के खिलाफ जोड़ने का काम करते थे। डांडी मार्च, ठीक है, नमक के ऊपर, सूती कपड़े के ऊपर, खादी के ऊपर, चरखे के ऊपर, शराब के क्या नुकसान है, विदेशी कपड़े के क्या नुकसान है, ऐसी ऐसी कहानियाँ इन्होंने लिखी साउथ इंडिया में नटेशा शास्त्री जी ने। ठीक, अब ये सारे काम क्या कर रहे थे, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। हिस्ट्री को दोबारा से लिखा गया, दोबारा से हिस्ट्री को क्या किया, लिखा गया, रीराइट द हिस्ट्री। इसमें सबसे पहले जो काम किया गया वो थी हिस्ट्री में द हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष,
वर्ष। अब हिस्ट्री क्या है कि इंडिया में जब अंग्रेज आए तो पहले तो उन्होंने पूरे इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया, फिर यहाँ के इंडिया के कल्चर से वो क्या है नज़दीक आए, और नज़दीक आने के बाद उन्होंने इंडिया के कल्चर को पढ़ा, लिटरेचर को पढ़ा, फिर उन्होंने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट किया, हिस्ट्री सिस्टमेटिक ढंग से लिखना स्टार्ट किया। इंडिया में ऑलरेडी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट थे, लेकिन अलग अलग तरीके से ब्रांच के राजाओं की कहानियाँ, ठीक है, वो लिखी गई थी। अब लेकिन उन्होंने अपने तरीके से लिखा। लास्ट में वो हर चीज़ में ये लिखते थे कि इंडिया के लोग हैं क्या हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, उनको सभ्य बनाने के लिए हम आए हैं। और ये कॉन्सेप्ट पूरे अफ्रीका में जहाँ जहाँ उन्होंने जिन जिन देशों को कॉलोनी कंट्री बना रखा था, गुलाम बना रखा था, वहाँ यही कॉन्सेप्ट चल रहा था कि तुम असभ्य हो, अनसिविलाइज्ड पर्सन हो, इसलिए हम तुम्हें क्या करने आए, तुम्हें सिविलाइज्ड पर्सन करने आए। और सिविलाइज करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा क्या है इकोनॉमिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे। अब हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष है, ये लिखी थी तरणीचरण चट्टोपाध्याय ने। तरणीचरण चटर्जी चट्टोपाध्याय, बंगाल में मिलते हैं ये चटर्जी। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष लिखी और उसमें भारत के जो प्राचीन गौरव, परंपरा, लिटरेचर इंडिया की, उसके बारे में, इंडिया की जो मेडिकल साइंस थी, आयुर्वेद था, उसके बारे में बताया कि आपके जो मेडिकल साइंस है उससे बेहतरीन तो हमारा आयुर्वेद साइंस था। चरक, सुश्रुत, इतने बड़े बड़े वो रहे हैं हमारे पास आयुर्वेद के ज्ञाता, ठीक। हमारे पास पूरी जो धातु विज्ञान है, मेटलर्जी, उसकी पूरी नॉलेज थी। एक से एक बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, चोल राजा, उन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया यहाँ तक अधिकार कर लिया था, म्यांमार तक अधिकार कर लिया। तो एक से एक हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, तो हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऐसे इतने बड़े बड़े हर्षवर्धन, एक से एक बड़े बड़े योद्धा रहे इंडिया में, ठीक। तो उन्होंने हिस्ट्री को इस तरह से लिखा और उनका तुम विदेशी हो, तुम केवल हमारा क्या है शोषण करने आए हो, कोई सिविलाइज करने नहीं आए हो। तुम सिविलाइज करने होते तो इंडिया में इतनी लिटरेसी रेट इतनी कमज़ोर नहीं होती। 1951 तक आते आते इंडिया में केवल 9-10% ही लिटरेट पर्सन थे, तो वो इतने कम नहीं रहते यदि वो सिविलाइज करते तो उनका मेन टारगेट क्या था, भारत के लोगों को क्या है गुलाम बनाना और शोषण करना। तो ये सारी चीज़ें क्या काम कर रहे थे, ये लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। ये हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष लोगों में कॉन्फिडेंस बनाए रखने का काम कर रही थी। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, एक से एक बड़े बड़े जो वॉरियर्स हैं इंडिया के, उनके बारे में पढ़ाया गया कि हम कमज़ोर नहीं हैं, एक छोटे से आइलैंड का एक लोग हैं, कुछ लोग वो इंडिया में आ गए और गुलाम बना लिया। हम एक वीर योद्धा हैं, हम दूसरे देशों पे अटैक करके उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो ये तो बहुत छोटे से हैं, अंग्रेज पतले पतले से, ठीक है। इंडिया के एक से एक बड़े योद्धा बस बिखरे हुए थे, उनको जोड़ने का काम करना था। तो एक तरफ तो महात्मा गांधी कर रहे थे और दूसरी तरफ जो ये लिटरेचर वाले पर्सन हैं, साहित्य वाले लोगों को एक अपनी कहानी, कविताएं, गीत, इनके द्वारा जोड़ने का काम कर रहे थे, अपनी पेंटिंग के द्वारा, अपने ड्रामा के द्वारा। तो ये है भारत को सामूहिक अपनेपन की भावना कि भारत के लोग सभी अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग भारत में एक साथ कैसे आए, ठीक। लास्ट टॉपिक है इसी का कंक्लूजन। कंक्लूजन में इन्होंने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने गांधी जी के कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला इसमें, इन्होंने गांधी जी हैं, उनका जो अंतिम सबसे बड़ा आंदोलन है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बारे में बताए। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी ने लास्ट आंदोलन किया था 1934 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद गांधी जी ने अपने आश्रम में चले गए। अब साबरमती आश्रम तो छोड़ दिया गुजरात का, तो अब कहाँ चले गए वो, अब वो महाराष्ट्र में वर्धा में रहने लगे। वर्धा में नया आश्रम खोल दिया, वहाँ रहने लगे। लोगों के बीच में अनटचेबिलिटी है उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि अम्बेडकर हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होता है, हमें अधिकार के लिए लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुमसे आगे बढ़ के काम करूँगा इसको। तो वो पहले उनके पास एक ही काम था, रचनात्मक कार्य, केवल क्या चरखा चलाने का। अब उनके पास कई काम हो गए, सफाई का काम, हरिजनों की बस्ती में जाते थे, सफाई करवाते थे। सफाई करने के अलावा और क्या करवाते थे उनसे, उनको स्वच्छ रहने के तरीके बताते, उनको जो मंदिर हैं उनमें प्रवेश कराने के लिए बोलते, उनके घरों में जाके खाना खाते थे, पानी पीते थे। कौन? गांधी जी। तो ये अनटचेबिलिटी है, उनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे 1934 के बाद।
आश्रम में बैठते थे सारे धर्म के लोग, सभी लोग आते थे इंडिया के। अब 1939 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से क्या है, ब्रिटेन फंस गया यूरोप की पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको तो वो सुपर पावर था तो उसको तो फंसना ही था। अब वो उसमें उलझ गया। अब यहाँ तक गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। उसके पास आते थे लोग, बापूजी अब टाइम आ गया है, क्या कर लो, आंदोलन कर दो, अंग्रेज कमज़ोर होने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी कोई वक्त नहीं आया है। ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट उन पर पूरा ध्यान रखती थी बापूजी पर, कभी कोई आंदोलन स्टार्ट नहीं कर दें। तो लोग आते थे, पत्रकार आते थे कि बापूजी आंदोलन कब स्टार्ट करने वाले हो, तो उनको गांधी जवाब देते थे कि मैंने ये पॉलिटिक्स है वो छोड़ दी है। अब पॉलिटिक्स छोड़ी नहीं थी उन्होंने, वो दूर दृष्टि से नज़र रख रहे थे कि कब मौका आएगा, सही मौका, जब लोगों में उफान आएगा उसी समय मैं बिल्कुल क्या कर दूंगा, आंदोलन की घोषणा कर दूंगा। तो 1939 में उन्होंने, बापूजी ने आंदोलन नहीं स्टार्ट किया, उनका और डिले करने दो। ये सेकेंड वर्ल्ड वार खिंच गया लंबा और ईयर आ गई 1942। अब ब्रिटेन पूरी तरह से उलझा हुआ था यूरोप में, लोगों में उफान आ रहा था क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट है आज़ाद नहीं कर रही थी। अब क्या करें, तो बापूजी के पास गए, फिर जो कांग्रेस के छोटे नेता हैं, लोग जाने लगे, लोग उनकी तरफ देखने लगे बापूजी की तरफ कि यही व्यक्ति हैं जो भारत को आज़ाद कराएंगे और आंदोलन करेंगे। अब बापूजी के पास पहुंच गए, बापूजी के पास हाथ जोड़ के खड़े हो गए सारे कांग्रेस के छोटे नेता है कि बापूजी कुछ तो करो, अब मौका आ गया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। अब बापूजी समय को भाप गए, उन्होंने कहा लोहा गर्म है इस समय, हथौड़ा मार दो, और कर दिया स्टार्ट उन्होंने, बापूजी ने। 14 जुलाई को 1942 को मुंबई में, उस समय उसको बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान था, वहाँ गांधी जी ने भाषण दिया, बहुत लंबा चौड़ा भाषण, जोशीला भाषण। गांधी जी ने, उम्र हो गई थी गांधी जी की, आंदोलन करते करते थक गए थे, और लास्ट में उन्होंने एक नारा दे दिया, डू एंड डाई, करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी ने लोगों से कह दिया या तो इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ देना या अपने प्राणों की बलिदान दे देना। अब तुमसे इस बार में ये नहीं कह रहा कि अंग्रेज तुम्हें मारने आए तो पिट लेना, 2 आंदोलन में बहुत पिट लियो, इस बार कोई अंग्रेज आ जाए तो वो एक दे तो 2-4 तो तुम भी उसमें चपेट लगा ही देना। ये बापूजी ने कह के, और क्योंकि ब्रिटिश पुलिस तो उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, उनको शक रहता था कि ये व्यक्ति कभी भी नहीं बदलने वाला है, यही हमारे साम्राज्य के लिए इंडिया में सबसे बड़ा खतरा है। ये बल्ले आश्रम खोल के बैठा हुआ है, ये कहता है सफ़ेद कपड़ा पहन लिया इसने कि मैं साधु बन गया, ठीक है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कब हमारे खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देगा कुछ कह नहीं सकते। तो अंग्रेज हैं वो पहले ही चालाक थे बापूजी को लेकर कि कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे, इसलिए शांत बैठे हुए हैं। जैसे तूफान आने से पहले एक शांति होती है, तो ऐसे ही शांति थी। और 1942 में स्टार्ट कर दिया। कुछ इन्होंने डिमांड रखी लेकिन वायसराय मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा बापूजी ने कि ये हमारी डिमांड है, इनको मान लो। मेन डिमांड तो ये थी कि तुम चले जाओ, सबसे बढ़िया। उन्होंने कहा भाई चले ही जाएंगे तो फिर यूरोप में लड़ेंगे कैसे। और दूसरी बात, इनको यहाँ से इंडिया से सैनिक मिल रहे थे, फौजी मिल रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो महात्मा गांधी ने खुद हेल्प की थी कि आज़ाद कर देंगे इस उम्मीद में, लेकिन गांधी जी को पता लग गया, गांधी जी अंग्रेज़ों को जान गए, अंग्रेज गांधी जी को जान गए, ठीक है। अब दोनों क्या हैं, चूहे बिल्ली का खेल खेलते थे। बीच में रेस्ट ले लिया, फिर आंदोलन स्टार्ट, फिर शांत हो गए, जेल में डाल दिए, फिर स्टार्ट। तो ये लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन ये लास्ट गांधी जी का बहुत बड़ा आंदोलन था। अब जो वायसराय हैं, वायसराय हो गए परेशान। वायसराय है बापू जी के पास, गांधी जी व्हाट आर यू डूइंग, वी आर इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वार। अब बड़े गांधी जी ने कहा पहला तो ऐसी बात है इंग्लिश बोलना बंद करो, ठीक है। अब वायसराय ने कहा आई डोंट नो इंग्लिश। उन्होंने कहा तुझमें 2-4 चांटे पड़ेंगे ना उल्टे सीधे तो अपना आप इंग्लिश आ जाएगी, अपना आप हिंदी सीख जाओगे। मैं आंदोलन करूँगा क्योंकि तुमने बहुत क्या किया है, बहुत ज़्यादा भारत का शोषण किया, ये वक्त है तुम निकल लो। हम तो 1930 से ही कह रहे हैं कि तुम इंडिया छोड़ के चले जाओ, अब तुम नहीं जा रहे हो तो हम ज़बरदस्ती भगाएंगे तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है। गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। उस समय गांधी जी को ही नहीं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं इस समय, सुभाष चंद्र बोस हैं, वो इंडिया छोड़ के जा चुके थे, ठीक है। गांधी जी के साथ उनके क्या है विचार नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो इंडिया छोड़ के जर्मनी होते हुए जापान पहुंच गए। अब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे जो लीडर हैं उनको सभी को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया।
अब जेल में डाल दिया, तो आंदोलन की लीडरशिप कौन करे, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया करो या मरो। इस बार मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा मैं कि तुम क्यों वो चोरी चोरा घटना कर दी, इस बार जो तुम्हें करना है वो कर देना, तोड़ फोड़ जितनी करनी है कर देना। अब लोग सोचते हैं कि गांधी जी क्या हो, नॉन वायलेंस की थ्योरी छोड़ गए, हिंसक हो गए। तो ये बड़ी क्लास में डिटेल से पढ़ाए जाते हैं कि ये गांधी जी ने नारा क्यों दिया था। ठीक है, तो ये 10th क्लास के हिसाब से तो यही है, इतना ही हमें याद रखना है। डू एंड डाई का नारा दिया। अब इसकी लीडरशिप छोटे नेता हैं, उन छोटे नेता हैं उन्होंने इसकी कमान संभाल ली, और इस आंदोलन में वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई, इधर इंडिया की तरफ से, इधर अंग्रेजों की तरफ से। कई जगह तो उन्होंने जो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उनसे फायरिंग की, मशीन गनों से गोली चला चला के लोगों को मारा। लाखों के आसपास लोग हैं वो इस आंदोलन, सबसे ज़्यादा इसमें जो कैजुअलिटी हुई थी, लोगों की डेथ हुई थी, वो इसी आंदोलन में हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक, डंडे पीटे गए, गोलियां चलाई गई कई जगह, लेकिन इधर से भी जहां मौका मिलता था तो वहाँ अंग्रेज हैं, उनको भी 2-4 इंडियन में इकट्ठे हो गए तो उन अंग्रेजों को भी रख देते थे, उनके अंग्रेजों के साथ जो पुलिस थी उनको भी मार रहे थे। चल रहा था आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड लीडरशिप थी वो थी JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। बाद में आज़ादी के बाद ये बहुत बड़े लीडर बने इंदिरा गांधी के खिलाफ। JP नारायण उत्तर भारत में। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया और भी कई लीडर थे। अरुणा लेडीज थी, अरुणा आसफ अली कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडर थी ये। JP नारायण। बंगाल है, वहाँ लेडीज थी एक लीडर मातंगी हाजरा, मातंगी हाजरा कहाँ से, ये थी असम। और फिर हुई ये मातंगी हाजरा बंगाल से रहने वाली थी। ठीक है, कनकलता बरुआ, कनकलता बरुआ, यह असम की रहने वाली थी, इस समय असम बोलते हैं। बंगाल पहले एक ही बंगाल था, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मिला के बंगाल बोला जाता था। मातंगी हाजरा, और एक थी उषा रानी उड़ीसा से। ये कुछ फेमस सेकंड कैटेगरी के, यहाँ थी उषा रानी जगह रमा देवी, रमा देवी। ये सेकंड कैटेगरी की लीडरशिप थी, क्योंकि टॉप लेवल के जो कांग्रेस के लीडर हैं वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिए, क्योंकि वो खुद यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वार में उलझे हुए थे हिटलर को कंट्रोल करने के लिए। यदि इंडिया में और डिस्टर्बेंस हो जाता तो उनकी और ज़्यादा हालत कमज़ोर हो जाती है और जर्मनी इस सेकंड वर्ल्ड वार को जीत जाता। इसलिए इंडिया में ऊपर से ऑर्डर आया कि जितना हो सके उतना इस आंदोलन को कंट्रोल करो, और गांधी जी जो बड़े बड़े नेता हैं वो नहीं मान रहे हैं, उनको जेल में डाल दो। अब गांधी जी जेल में रह के कई बार भूख हड़ताल कर रहे थे, अंग्रेज आ रहे थे बापूजी के पास कि बापूजी एक बार अपना स्टेटमेंट दे दो कि हिंसा, इंडिया के लोग वायलेंस नहीं करें, जैसे चोरी चोरी घटना है उसमें आपने आंदोलन वापस ले लिया, ऐसे आंदोलन वापस ले लो। बापूजी ने मना कर दिया, कह रहा ऐसी गलती इस बार नहीं करूँगा मैं, और मैंने तो फिर मेरी उम्र है वो पूरी जी ली, लेकिन अब तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। गांधी जी से बार बार कहा कि ये बापूजी वापस ले लो इस आंदोलन को, लोगों से कहो हिंसा कम करें। उन्होंने कहा पहले तुम करो, तुम तो लोगों को एरोप्लेन है और हवाई जहाज है उनमें बैठ बैठ के तुम मशीन गन चला रहे हो, और भारत के लोगों से कह रहे हो कि वो वायलेंस नहीं करें। 2 आंदोलनों में पिटे, मैंने कुछ कहा तुमसे, इस तीसरे आंदोलन में इसमें कुछ नहीं कहूँगा मैं। तो जयप्रकाश नारायण अरुणा आसफ अली मातंगी हाजरा बंगाल से, कनकलता बरुआ असम से और रमा देवी उड़ीसा से, ये सेकंड कैटेगरी के लीडर थे। कई जगह यहाँ बमबारी भी की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया के लोग हैं उन्होंने भी अंडरग्राउंड रैकेट्स, कई ने रेडियो स्टेशन भी चलाए थे लोगों को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे जयप्रकाश नारायण ने अंडरग्राउंड होकर बहुत बड़ा आंदोलन चलाने का काम किया था और रेडियो कनेक्टिविटी बनाने के काम किए इन्होंने। इस तरह से ये जो आंदोलन है इसको
क्विट इंडिया मूवमेंट, ये बहुत बड़ा आंदोलन था। इससे पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ें हिल गई। उनको लगा अब हमारा मुश्किल है, अब बापूजी ही हिंसक हो गए हैं, उन्होंने कह दिया डू एंड डाई, तो किस भारत के किन लोगों पे विश्वास करें। तो अब हमारा यहाँ भारत में रहना मुश्किल है, अब वक्त आ गया है कि हम अपने वापस लंदन या ब्रिटेन में चले जाएं। तो अपनी बोरिया बिस्तर बांधने चले गए। मेनली ब्रीफ में इस चैप्टर है, इसके बारे में बता देता हूँ मैं। नेशनलिज्म में वहाँ से स्टार्टिंग हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, जलियांवाला इंसिडेंट वो हुआ, उसके बाद यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, ब्रांच क्या थी, लिमिट्स क्या थी, लोगों ने कैसे आंदोलन को लिया पिकेटिंग बाइकैट के द्वारा। उसके बाद गांधी साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च स्टार्ट हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुए। उसके बाद गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ था रिजर्वेशन को लेके। मुस्लिम लीग है उसकी कांग्रेस के साथ मीटिंग हुई लेकिन बात नहीं बनी। देन उसके बाद आगे समय बढ़ता गया और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज है उसका नारा दिया। फिर लास्ट आंदोलन है वो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, और द फीलिंग ऑफ कलेक्टिवनेस। इसके अंदर लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, अवधेन्द्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, नटेश शास्त्री, ठीक है, और हिस्ट्री लिखी थी इंडिया की तरणीचरण, इनका सबसे बड़ा योगदान है। अब आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। अच्छे लगे क्लास हैं, बाकी नेक्स्ट आती रहेंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जो आपके साथी हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, खुद आपके साथी हैं जो 10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये शेयर कर सकते हैं। और भी बाकी सब्जेक्टें सिविक्स की कंप्लीट हो चुकी हैं, हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, बाकी क्लास आती रहेंगी। तो आप इस चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।